नाउ अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे करवा रहा हूँ जिसमें बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है जिनके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, उन्हीं की जर्नल एंट्रीज यहाँ पे करके आपको बता रहा हूँ। पहला ट्रांजैक्शन है जो डेट है जनवरी 1 का है। ठीक है, तो यहाँ पे डेट में लिख रहा हूँ जनवरी। ट्रांजेक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स वर्थ ₹25,000। तो हमने बिजनेस को स्टार्ट किया है, मींस कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस है जहां पे कैपिटल की एंट्री होती है। तो सबसे पहले आपने लिखा कैश अकाउंट डेबिट, फिर उसके बाद फर्नीचर अकाउंट स्टॉक अकाउंट डेबिट। जो गुड्स आपका होता है एट द बिगनिंग, जो आप कैपिटल के रूप में इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको आप स्टॉक अकाउंट यहां पर लिखते हैं। तो परचेज अकाउंट कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये आपकी पहली एंट्री जनवरी 1 की। राइट, अमाउंट है 20,000 इन कैश, 25,000 इन गुड्स एंड टोटल कैपिटल बिकम्स 45,000, जो आपको कैपिटल के सामने लिखनी है। नो नरेशन नहीं लिख रहा हूं। उसके बाद अगला है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जो डेट है 4 जनवरी 4 में आपने इसको रिकॉर्ड किया। बैंक इज द रिसीवर, तो बैंक अकाउंट डेबिट एंड कैश इज गोइंग, तो टू कैश अकाउंट। whenever you deposit cash into bank, तो बैंक will be the receiver and cash will go to the bank। तो बैंक जो रिसीवर है, पर्सनल अकाउंट है, डेबिट करेंगे, एंड कैश रियल अकाउंट है, गोइंग है, इसलिए क्रेडिट करेंगे। अमाउंट इज 10,000, तो यहां पर डेबिट में 10,000 एंड क्रेडिट में भी 10,000। राइट, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज अ टाइपराइटर फ्रॉम सोहन एंड द पेमेंट वॉज मेड बाय चेक। तो यहां पर नेक्स्ट डेट जो जनवरी 6 है, यहां पर हम परचेज कर रहे हैं फॉर टाइपराइटर, तो स्पेसिफिक चीज परचेज कर रहे हैं, इसलिए परचेज अकाउंट नहीं आएगा। यहां पर उस चीज का नाम आएगा जो आप खरीद रहे हैं, तो टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहां पे डायरेक्टली आप चेक से पेमेंट कर रहे हैं, तो बैंक विल बी द गिवर, क्योंकि चेक का पेमेंट बैंक करता है, तो बैंक यहां पर क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट है 12,000, यहां पर आप लिखेंगे 12,000। रिमेंबर, यहां पे आपको परचेज अकाउंट को डेबिट नहीं करना है, क्योंकि ये गुड्स नहीं है बल्कि एक स्पेसिफिक चीज है, तो आपको उस स्पेसिफिक चीज का नाम से अकाउंट खोलना होगा। और पेमेंट हम कैश में नहीं कर रहे हैं, बैंक से कर रहे हैं, मतलब चेक से कर रहे हैं, तो बैंक यहां पर आएगा क्योंकि बैंक विल पे द चेक। उसके बाद जनवरी की नेक्स्ट डेट दैट इज 13th ऑफ जनवरी को यहां पे बताया हुआ है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम रमेश। यहां पे स्पेसिफाइड नहीं है कि वेदर वी हैव डिपॉजिटेड द चेक ऑन द सेम डे और नॉट, लेकिन इसके आगे की एंट्री आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको स्पेसिफाई किया उन्होंने कि रमेश का चेक जो बैंक में डिपॉजिट किया जा रहा है। तो चेक आप रिसीव कर रहे हैं 13th में और डिपॉजिट कर रहे हैं 15th डेट में, तो यहां पर दो एंट्री अलग अलग होगी। व्हेन यू रिसीव द चेक, तो एंट्री होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, ये चेक जिससे आप रिसीव कर रहे हैं उसके नाम पर आएगा, ये है रमेश। और चेक का अमाउंट है 2,000, तो ये अमाउंट के कॉलम में 2,000। फिर 15th ऑफ जनवरी को आप ये चेक जमा कर रहे हैं, तो जनवरी 15th when you deposit the check into bank, तो बैंक will be the receiver, बैंक अकाउंट डेबिट। ये 2,000 का चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया, ये एंट्री हो गई हमारी चेक डिपॉजिट करने की। ठीक है, इसके बाद आगे एक चेक ऑफ रमेश वॉज डिसऑनर्ड। अब जो चेक ऑफ रमेश है वो 20 तारीख को हमें मालूम पड़ा कि क्या हो गया, बाउंस हो गया। तो अब अगली हमारी जो एंट्री होगी 20th जनवरी में, जनवरी 20,
ठीक है। यहां पर हम एंट्री करेंगे रमेश डेबिट, ओके, और ये है 2000 एंड 2000। अब इस एंट्री में नरेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर नरेशन नहीं लिखा होगा तो यहां पर ऐसा लग रहा है चेक को, इस एंट्री को देख के, जैसे हमने रमेश को चेक इशू किया है, जबकि हम रमेश को यहां चेक इशू नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो हमारा डेटर है और उसका चेक बाउंस हुआ है। इसलिए नरेशन लिखना जरूरी होता है क्योंकि कई चीजों की एंट्री एक जैसी होती है लेकिन उनकी जो कंडीशन होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो यहां पर ये जो एंट्री आ रही है, अगर आप रमेश को चेक इश्यू करते हैं तब भी यही एंट्री होगी। इफ द पेमेंट इज मेड टू रमेश बाय चेक, तो एंट्री होगी रमेश अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन यहां पर हम रमेश को चेक इशू नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसका इशू किया हुआ चेक हम उसको वापस दे रहे हैं ताकि उसके बदले में वो हमको पैसा दे, क्योंकि उसका चेक बाउंस हो चुका है। ठीक है, 20 जनवरी तक की एंट्री करने के बाद अब ऊपर की एंट्री मिटाते हैं और जो बची हुई एंट्रीज हैं उनको हम यहां पे कर रहे हैं। जो नेक्स्ट एंट्री है वो है गुड्स सोल्ड टू हरि। हरि को आपने गुड्स बेचे हैं, तो हरि अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और हरि को जो हमने सामान बेचा है उसकी वर्थ है 2500, तो यहां पे 2500 हम लिख देंगे। ये डेट थी हमारी जनवरी 22, और अब नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है वो है हमारा 25 जनवरी को रिसीव 2380 फ्रॉम हरी इन फुल पेमेंट। तो यहां पर जनवरी 25 और ये पेमेंट आपको जो मिला है वो कैश में मिला है। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। हरी से जो आपको पैसा मिलना चाहिए था 2500, उसके बदले में आपको मिल रहा है 2380, तो 2380 वो आएगा कैश में, 120 रुपीज आएगा डिस्काउंट में, और टोटल 2500 आ जाएगा हरी के अकाउंट में। एंड लास्ट एंट्री जो है वो है एक्सपेंसेस पेड बाय चेक और कैश। कुछ एक्सपेंसेस हमने पे किए हैं 30th ऑफ जनवरी में, सन्ड्री एक्सपेंसेस जिसका नाम है, उसमें से कुछ कैश में है और कुछ चेक से है। तो जनवरी 30 सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंड टू बैंक अकाउंट। जब भी आप चेक इश्यू करेंगे तो आपको बैंक अकाउंट ही यूज करना है, वहां पे कैश अकाउंट या फिर चेक अकाउंट यूज नहीं करना है। जो कैश है वो 500 रुपीज का है, तो कैश में 500 आएगा, 300 चेक मतलब बैंक में आएगा, और टोटल एक्सपेंस 800 रुपीज का। ये मेरा क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो ओवर हो गया है। उसके बाद 16 क्वेश्चन जो है वो आपको इसी तरीके से करना है, लेकिन यहां पर एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं जो कि बैंक से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद मैं अब आपको बताने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में जो ट्रांजेक्शन्स दिए गए हैं वो इस तरीके से हैं। राम ओपन्स अ बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग ₹5000। आपने बैंक अकाउंट ओपन किया है कैश डिपॉजिट करके, तो एंट्री जो होगी वो इस तरीके से हो जाएगी, और कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और अमाउंट जो है वो है 5000, ये 5000 एंड 5000। डेट है अप्रैल 1। यहां पर मैंने एंट्री की है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या फिर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब कब आप कैश करेंगे कब कैपिटल करेंगे ये आपको बता रहा हूं। अगर आप बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं और शुरुआत में ही आपको बोला गया है कि राम ने बिजनेस को शुरू किया और उसके लिए उसने एक कैपिटल अकाउंट खोला है, ठीक है, तो बैंक अकाउंट खोला है। बैंक अकाउंट जब भी खोला जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा और उसमें आप कैश ही डिपॉजिट करते हैं, लेकिन वो कैश जो है वो कैपिटल का पार्ट है, इसलिए आप डायरेक्टली
टू कैपिटल अकाउंट कर सकते हैं। लेकिन एक बार अगर ऐसा होता है कि पहले वो बिजनेस में पैसा देता है कैश और उसके बाद उसको हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो फिर दो एंट्री होगी, पहले होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट एंड देन बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इन दो एंट्री में एक ही एंट्री की जा सकती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद अगला जो ट्रांजेक्शन दे रखा है रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम कपिल। अब कपिल से आपको ये चेक रिसीव हुआ है, लेकिन whether this check is deposited into bank or not ये यहां पर क्लियर नहीं है और आगे भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है कि कपिल का चेक हमने बाद में बैंक में जमा किया है। ठीक है, तो इन द सिचुएशन यू मे बी डायलेमा कि हम इसको क्या माने। तो अगर आपको आगे की डेट्स में चेक को कहीं भी डिपॉजिट करने की इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो आप ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि चेक जिस दिन आपने रिसीव किया ऑन द सेम डे यू हैव डिपॉजिटेड इनटू बैंक। और अगर आप ऐसा मान के चलते हैं तो आपको नोटिफाई करना पड़ेगा, आपके आंसर में उसको स्पेसिफाई करना है, एक नोट देके कि हमने ऐसा अज्यूम किया है इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। तो चेक आप रिसीव कर रहे हैं, ये मान रहे हैं कि चेक हम इमीडिएटली बैंक में डिपॉजिट भी कर रहे हैं। तो अप्रैल 3 यहां पे हम डायरेक्टली एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक इज द रिसीवर एंड टू कपिल अकाउंट। कपिल के साथ में आप अकाउंट वर्ड यूज नहीं करते हैं, उसके लिए आप पोस्ट ऑफिस एस वर्ड लगा के फिर आप उसको यूज कर पाते हैं। 500 रुपए का ये चेक है, 500 रुपीज आपने यहां पे लिखे और यहां पर भी लिख दिए। नरेशन आप लिखेंगे, मैं नहीं लिख रहा हूं। गुड्स बॉट 1500 एंड पेड बाय चेक, हमने गुड्स परचेज किए हैं, चेक से पेमेंट किया है, तो परचेज अकाउंट डेबिट बैंक। यहां पर भी आप चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक विल गिव द पेमेंट, इसलिए आप यहां पर बैंक लिखेंगे। 1500 एंड 1500, डेट इज 4th of April और नेक्स्ट इज विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज 7th अप्रैल को। ये अप्रैल 4 और अप्रैल 7। जब भी बैंक से पर्सनल यूज के लिए या कहीं से भी पर्सनल यूज के लिए अगर पैसा निकाला जाता है तो वहां पे ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट किया जाता है। तो यहां पर होगा एंट्री ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और अमाउंट है इसमें 200 रुपीज, तो 200 अमाउंट में आ जाएगा। इसके बाद 15th ऑफ दिस मंथ यहां पे चेक इशूड टू रमेश फॉर सैलरी, हमने रमेश को सैलरी के लिए, इसके पहले है चेक रिसीव फ्रॉम राम ऑन अकाउंट, श्याम ऑन अकाउंट। अब यहां पर भी श्याम का चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया या नहीं किया ये स्पेसिफाई नहीं है, तो हम यहां पर मान के चलेंगे द सेम हैज बीन डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो अगली एंट्री हमारी होगी बैंक अकाउंट डेबिट और ये चेक है 500 रुपीज का। यहां तक की एंट्री कंप्लीट हुई। अब हम आगे की एंट्रीज कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं यहां पे जो अभी तक मैंने सॉल्व कर दिया उसको रब कर रहा हूं। ठीक है, ऊपर की एंट्रीज मैं रब कर रहा हूं। नेक्स्ट जो मेरी डेट है वो 15th, यहां पे हमने चेक इशू किया रमेश को फॉर सैलरी, तो अप्रैल 15 चेक इशू कर रहे हैं हम रमेश को, लेकिन वो किस काम के लिए, सैलरी के काम के लिए। तो हमारे लिए सैलरी अकाउंट इंपॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ रमेश। तो यहां पे सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सैलरी इज एन एक्सपेंस एंड पेमेंट विल बी मेड बाय द बैंक, इसलिए हम सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 250। आफ्टर दिस हमारी अगली एंट्री जो है वो है चेक ऑफ ₹200 रिसीव्ड फ्रॉम किशोर डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन द सेम डे। यहां पे बिल्कुल स्पेसिफाई कर दिया उसने कि सेम डे में चेक को डिपॉजिट किया गया है। ठीक है, तो यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट, ये चेक जिसने भी आपको दिया उसके नाम पर आ जाएगा और किशोर है यहां पे, तो टू किशोर और ये अमाउंट है हमारी 200 रिसीव, 200 रुपीज, 200 रुपीज यहां पे लिखा एंड
लास्ट है फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, हमने पे की है, तो फायर इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, चेक से अगर पेमेंट किया है तो हम यहां लिखेंगे टू बैंक, एंड प्रीमियम अमाउंट इज 150, अमाउंट के कॉलम में 150 एंड देन 150, ये यहां पर खत्म हो गया। ठीक है, और अब ये क्वेश्चन भी खत्म, इसका टोटल आप लगा देंगे और वो आपका ग्रैंड टोटल होगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको करवाने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 22 इन बिटवीन जो भी क्वेश्चंस हैं वो कॉमन एंट्रीज के क्वेश्चन है, जिस तरह की एंट्रीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूं, आप खुद करके देखें, नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 22, पेड ₹4750 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अवर डेट ऑफ ₹4800 टू मोहनलाल, मतलब मोहनलाल को हमें ₹4800 देने थे, जो कि हमने फाइनली सेटलमेंट किया उससे उसके साथ बैठ के 4750 में। तो जो डिफरेंशियल अमाउंट है जो हमें पे करनी चाहिए थी और जो हमने पे की, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो डिस्काउंट माना जाएगा यहां पे, और आपकी एंट्री होगी मोहन डेबिट या मोहन लाल डेबिट, मोहन लाल डेबिट टू कैश अकाउंट एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, मोहनलाल को हमें पे करना था 4800, तो मोहनलाल के अकाउंट में आएगा 4800, बट एक्चुअल पेमेंट है 4750, जो आप कैश में लिखेंगे, ₹50 आ जाएगा डिस्काउंट में। ये फुल सेटलमेंट का कंसेप्ट होता है, यहां पे हमने पेमेंट किया है इसलिए हमको डिस्काउंट मिलेगा, और डिस्काउंट मिलेगा तो डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट होगा, जितना हम पेमेंट करेंगे वो भी क्रेडिट होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, अ कस्टमर ज्ञानचंद who owed ₹6000 to us become insolvent and only 60 paisa in a rupee could be received or were received। तो कोई बंदा जिससे आपको पैसे लेने थे, अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है और वो पूरा पैसा नहीं देता है, तो बाकी का जो पैसा होता है वो बैड डेट्स माना जाता है, डिस्काउंट नहीं माना जाता है। ठीक है, तो यहां जो एंट्री होगी वो होगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, और टू जो भी हमारे कस्टमर का नाम है वो कस्टमर का नाम हम यहाँ पे लिखेंगे ज्ञानचंद। ठीक है, ज्ञानचंद से हमें टोटल 6000 रुपया लेना था, 6000 ज्ञानचंद के अकाउंट में आएगा, और 60 पैसा इन ए रुपी का मतलब होता है जितना भी अमाउंट आपको लेना है उसका 60% आपको मिल रहा है, तो 6000 का 60% 3600 और 2400 जो है वो आपका बैड डेट्स कहलाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है पेड ₹2500 फॉर रिपेयर टू प्राइवेट हाउस। पर्सनल घर के लिए आप रिपेयर का पेमेंट कर रहे हैं बिजनेस के पैसे से, तो इट विल बी कंसीडर्ड एज ड्राइंग, तो एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट। ठीक है, चूंकि ये पर्सनल घर का है, बिजनेस का खर्चा नहीं है, बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, इसलिए आप यहां पे एक्सपेंस अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करेंगे। और ड्राइंग अकाउंट का जो रिपेयर का अमाउंट है वो 2500 है, अमाउंट में आ जाएगा 2500 एंड 2500। इसके बाद अगला जो है वो दे रखा है पेड सैलरी टू राम कुमार, राम कुमार को हमने सैलरी पे की है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। रिमेंबर कि जब भी आप किसी कैश एक्सपेंस का पेमेंट करेंगे तो आपको उस एक्सपेंस को डेबिट करना है, ना कि उस पर्सन को जिसको कि आप पेमेंट कर रहे हैं। जब भी आपको कोई इनकम मिलती है तो आपको उस इनकम के अकाउंट को क्रेडिट करना है, जो इनकम आपको मिल रही है, ना कि उस पर्सन को जो कि आपको पैसा दे रहा है।
ठीक है। उसके बाद सोल्ड गुड्स टू रामनाथ वर्थ ₹2000 सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5%। ये तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन, आपने सेल किया है राम कुमार को, तो ये राम कुमार डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। और ट्रेड डिस्काउंट पर है तो आप इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे 10%, तो 1800 में ये गुड्स आपका सेल आउट हुआ। क्वेश्चन नंबर 22 खत्म हो जाता है, ओवर हो जाता है, इसको हम बंद कर देते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है उसके बारे में आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में कुछ ट्रांजेक्शन जो है बहुत कॉमन है, उन ट्रांजेक्शन्स की एंट्री मैं आपको यहां पे करके नहीं बता रहा हूं, आपको सिर्फ एंट्री बोल के बता रहा हूं। और जो अनकॉमन ट्रांजेक्शन्स हैं उनकी मैं एंट्री आपको यहां पे करके बताऊंगा, ठीक है। तो जो अगला ट्रांजेक्शन है, अलाउड डिस्काउंट ऑफ ₹50 टू महेश। जब भी आप किसी को डिस्काउंट अलाउड करते हैं तो वो डिस्काउंट आपके लिए एक्सपेंस होता है, ठीक है। तो आप उस एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और जिस बंदे को आप वो डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं उसके अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे। तो ये जो एंट्री होगी ये स्पेसिफिक एंट्री है जो आपको एकदम से समझ में नहीं आएगी, इसलिए पहली एंट्री मैं आपको यहां पे करके बता रहा हूं और वो एंट्री होगी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू महेश। ये एंट्री करनी है आपको ₹50 से और नरेशन लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड टू महेश। अगला है रिसीव्ड कमीशन ₹70 फ्रॉम राम। कमीशन आपने रिसीव किया है, कमीशन के रूप में आप हमेशा कैश रिसीव करेंगे। तो सेकंड जो एंट्री होगी कैश विल कम, तो आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट एंड फॉर व्हाट दिस इज बीइंग रिसीव्ड, दैट इज फॉर कमीशन। तो यहां पर आप कमीशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। आपको यहां पर उस आदमी के नाम को, उस पर्सन के नाम को क्रेडिट नहीं करना है जो कि आपको कमीशन देने का काम कर रहा है। तो आपको यहां पे कमीशन अकाउंट क्रेडिट करना है, राम के अकाउंट को नहीं, ऑल्दो के द मनी इज बीइंग पेड बाय राम, ही इज द गिवर, लेकिन आपको गिवर को यहां पे कंसीडर नहीं करना है। रिसीव्ड 75 पैसा इन रूपी फ्रॉम ए डेटर। एक डेटर से आपको 75% पैसा मिला है, मतलब बाकी का पैसा जो है वो आपका डूब चुका है। तो यहां पर एंट्री हो जाएगी थर्ड कैश अकाउंट डेबिट बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। डेटर का नाम नहीं लिखा है तो आप डेटर लिख सकते हैं, और अगर नाम दे रखा है तो आप उसका नाम यहां पर लिख सकते हैं। 400 रुपए आपको मिलने चाहिए थे, तो डेटर्स अकाउंट में 400 आएगा, उसमें से 75% 300 आएगा कैश में और 100 आएगा बैड डेट्स में। इसके बाद गुड्स ऑफ ₹200 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, जो आग लगी और उससे गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गए। तो फोर्थ में है लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आपके यहां से गुड्स चला गया है, लॉस्ट हो गया है, ठीक है, बट नॉट अंडर द सेल और परचेज रिटर्न, तो वहां पर आपको परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना है। ₹200 का ये स्टॉक है, तो ₹200 की एंट्री हमारी हो गई जो डिस्ट्रॉयड हो गया। एंड लास्ट gave goods to a temple, gave charity to a temple। चैरिटी आपने दी है, दान किया है, दान इज ऑल्सो एक्सपेंस, चैरिटी अकाउंट डेबिट। और यहां पे दान आपने कैश में किया है तो आप लिखेंगे कैश अकाउंट। अगर आप डोनेशन के रूप में गुड्स देते हैं तो कैश की जगह परचेज अकाउंट आ जाएगा, अदरवाइज आपका कैश अकाउंट। और अगर आप चेक से दान करते हैं, चेक से चैरिटी करते हैं, तो वहां पे कैश या गुड्स की जगह आएगा बैंक अकाउंट, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। 5 ट्रांजेक्शंस थे, 5 हमने यहाँ पे ओवर कर दिए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट अब जो भी होगा वो अगला क्वेश्चन मैं आपको अगले लेक्चर में करवाऊंगा।